लालू जी के राज में ये बताते थे, ये लोग सुनते थे कि अपराधियों का जंगल राज है। मुझे ऐसा लगता है, जो अभी तक मैंने 40 दिन में सुना, ये अब अधिकारियों का जंगल राज है। जो लोग 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार से विधायक हैं, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, अगर बिना कागज देखे हुए अपने विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र के सारे पंचायतों का नाम बता दें तो आप जो कहिए वो मैं मान लूँगा। ज़मीनी सच्चाई ये है कि लोगों की हालत, लोगों की ज़िंदगी, बहुत दुरूह स्थिति में लोग जी रहे हैं, बहुत गरीबी में जीत रहे हैं, बहुत कठिनाई में जी रहे हैं। अगर हम और आप ये बात नहीं मानते हैं तो जनता के साथ हम और आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। यहाँ पर पहले स्टेट्स बहुत रहे हैं, तो ज़मीन को लेकर हर जगह, ज़मीन के ओनरशिप को लेकर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, उसके मालिकाना हक को लेकर पश्चिम चंपारण में मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं, और इस पर भी मैंने कभी कोई चर्चा, कोई प्रयास होते हुए अभी तक किसी सरकारी स्तर पर तो कम से कम नहीं देखा है। ये बातें जो मैंने चंपारण को लेकर स्पेसिफिक हैं, जो ज़मीन पर दिखी, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा कि भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत है, अफसरशाही से लोग त्रस्त हैं, चीनी मिल बंद है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ये हालत है कि ज़्यादातर लोग इस ज़िले से गोरखपुर और कुशीनगर जाते हैं, और जो पूरा ठकराहा, पिपरासी, मधुबनी वाला एरिया है, जो 4 ब्लॉक हैं, वो एक तरह से ज़िले से पूरा कटा हुआ है। बगहा अलग डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, इस तरह की जो मांग है, जो कि ज़्यादातर लोगों को पता है, उसको मैं दोहरा सकता हूँ, लेकिन इस तरह की बातें तो सुन ही रहे हैं हम लोग। जो बातें मैंने आपको पहली बताई वो ऐसी बातें जो कि ज़मीन पर आप जाएंगे तो सुनने को मिल रही हैं। आप लोगों को शायद कुछ लोगों को ज़रूर पता होगा। इसके अलावा सरकारी योजनाओं को लेकर जो लोगों ने अभी तक साझा किया है, इंदिरा आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, उसमें ज़्यादातर लोगों की शिकायत है कि करीब करीब 25 से 40 हज़ार रुपये तक उनको पीसी के तौर पर देना पड़ता है, और ज़्यादातर गरीब आदमी गांव में इस सुविधा का उसको लाभ नहीं मिला है। जो लोग मिले, जो झोपड़ियों में, मिट्टी के घरों में रह रहे हैं, वो आज भी यही बता रहे हैं कि इनको इंदिरा आवास योजना में किसी ज़माने में 20,000 रुपया मिला था। अब जो नई योजना है जिसमें 1,40,000 रुपया मिलना है, उसके बेनिफिशरी, उसके लाभार्थी बहुत कम संख्या में हैं। जो हैं वो भी बता रहे हैं कि उनको 30,000, 35,000, 25,000 रुपया घूस के तौर पर देना पड़ता है। एक नई योजना लोगों ने जो बताई कि जो पुराने इंदिरा आवास के लाभार्थी हैं, उनको शायद सरकार ने कोई योजना शुरू की है जिसमें 50,000 रुपया उन घरों को अपग्रेड करने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन इसकी जानकारी ज़्यादातर अभी जनप्रतिनिधियों के लेवल पर ही है। लोगों को इसकी ना जानकारी है, ना किसी को ये पैसा अभी मिला है, कम से कम मुझे तो नहीं दिखा। आवास के बाद जो दूसरी बड़ी समस्या लोगों के पास है वो नालियों और गलियों की है। एक जो धारणा बन गई है कि इस नीतीश जी के राज में, शासनकाल में 2 चीज़ों में सुधार हुआ है, रोड और बिजली। इन दोनों चीज़ों को लेकर मैंने जो देखा पाया वो आपसे साझा करना चाहता हूँ। सड़क जो है वो नेशनल हाईवे तो बन गया है, लेकिन जो ग्रामीण सड़क है उसकी हालत इतनी खराब है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। चाहे वो नवलपुर बेतिया हो, ये नौतन के एरिया में तो खैर सारा ही रोड टूटा हुआ है। यहाँ से नौतन से बेतिया 9 किलोमीटर है, लेकिन जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं बता रहे हैं, या ग्रामीण बता रहे हैं कि ये 9-10 किलोमीटर जाने में करीब करीब 45 मिनट आपको समय लगता है गाड़ी से। तो ग्रामीण सड़कों की स्थिति भयावह है। मैं 39 दिन से पैदल चल रहा हूँ, मुझे 2 या 3 ऐसे गांव मिले जहां गांव के अंदर की जो सड़क है वो सही हालत में है। बाकी ज़्यादातर गांव में ग्रामीण सड़क बिल्कुल ही बदहाल स्थिति में है। आप लोग रोज़ चलते हैं, गांव में रहते हैं, आपको ज़्यादा समझ होगी इसकी। जो 7 निश्चय में कहा गया कि नालियों और गलियों का गांव में पक्कीकरण कर दिया जाएगा, नाली गली की तो बात छोड़ दीजिए, जो मेन सड़क है ग्रामीण सड़क, उसकी भी हालत बहुत बदहाल है। कई जगहों पर लोगों ने बताया कि पिछले 4 साल, 5 साल, 8 साल में सड़क की ना मरम्मती हुई है, ना नए सड़क बनाए गए हैं। जो पुराने सड़क बनाए गए थे आज से 10 साल पहले, वो सड़क टूट गया है या उसकी हालत ख़राब है। दूसरी जो एक बिजली की बात है, ज़रूर बिजली हर जगह दिखी, हर गांव में बिजली पहुंची है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन बिजली के साथ साथ, बिजली पहुंचने के साथ एक नई समस्या जो हम लोग गाँव देहात में हर जगह सुनने को मिला हम लोगों को, वो है गलत बिजली बिल का। हर गांव में ऐसे लोग मिले जो बता रहे हैं कि उनको गलत और बहुत बढ़ाकर बिल आ रहा है। 5,000 से 70,000 रुपये तक लोगों ने अपने बिल दिखाए हैं मुझे।
लोगों का ऐसा कहना है कि चाहे वो 2 बल्ब जलाएं या 5 बल्ब जलाएं, उनका बिल 4000 5000 से ज़्यादा और कहीं कहीं 60,000 70,000 रुपये तक आया है। एक बार अगर बिल ज़्यादा आ गया तो उसके बाद आपके पास लोक अदालतों का चक्कर लगाने को छोड़कर कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो किसी भी तरीके से जनता की बात सुनने को तैयार नहीं है। कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले जिन पर फौजदारी के बिजली के बिल को लेकर फौजदारी के केस किए गए हैं, जिसके वजह से वो घर छोड़कर भाग गए हैं। तो बिजली के बिल को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या और परेशानी लोगों ने हर जगह बताया। इसके अलावा जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हम लोग बिहार में जानते हैं कि पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। मैं अपने जितने भी मेरी वार्ताएं हो रही हैं उसमें मैं ये बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी जो एक खुद स्वयं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना शायद उनके 17 साल के शासनकाल का सबसे बड़ी नाकामी है। पूरे जो अभी मैं 39 दिन से पैदल चला हूँ, ज़्यादातर जगहों पर जहाँ पर बिल्डिंग है वहाँ पर शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं, जहाँ दोनों है वहाँ पर बच्चे नहीं हैं। तो स्कूलों में जो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ही धराशायी है। ज़्यादातर कहीं मुझे ऐसा नहीं दिखा जहाँ बिल्डिंग है, शिक्षक है, बच्चे हैं, पढ़ाई हो रही है, प्रेयर हो रहा है, असेंबली हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं दिखता है। स्कूल अगर है तो वहाँ खिचड़ी बट रही है। जो कॉलेज हैं, यहाँ पर जो 2 4 5 कॉलेजेस को मैं देख पाया हूँ, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के नामांकन तो हैं, लेकिन लोग वहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वहाँ क्लास नहीं हो रहा है। वहाँ पर सिर्फ पूछने पर पता चलता है कि परीक्षा होती है, डिग्री बढ़ती है। इसीलिए मैं इसको एक लाइन में कहता हूँ, मेरा 40 दिन का जो अनुभव रहा उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को आप एक लाइन में कह सकते हैं कि स्कूलों में खिचड़ी बट रही है, कॉलेजेस से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं, पढ़ाई में दोनों जगह में कहीं नहीं हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चूँकि मैं जिन गाँवों पंचायतों में जा रहा हूँ ये इतने निचले स्तर पर है कि स्वास्थ्य व्यवस्था तो कहीं है ही नहीं। ब्लॉक या उसके ऊपर स्तर पर कुछ होगा तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। पंचायत के स्तर पर जो सब सेंटर वगैरह है वो कहीं पर कोई फंक्शनल नहीं है। पूछने पर ग्रामीण ज़्यादातर यही बताते हैं कि अगर उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो ब्लॉक हेडक्वार्टर पर या बेतिया जाते हैं, लेकिन कुछ उससे ज़्यादातर लोग जो हैं वो यूपी की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहाँ पर डिपेंडेंट हैं। रोजगार की बात मैंने कर दी, किसानों की बात मैंने आपको कर दी। अफसरशाही भ्रष्टाचार का आलम का तो कोई पूछना ही नहीं है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पर कि लोगों ने ये नहीं बताया कि साहब अफसरों की हालत ये है कि उनके जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। अफसरशाही जो हम लोग लालू जी के राज में ये बताते थे, ये लोग सुनते थे कि अपराधियों का जंगल राज है। मुझे ऐसा लगता है जो अभी तक मैंने 40 दिन में सुना, ये अब अधिकारियों का जंगल राज है। नीतीश का जो राज है, नीतीश कुमार के राज को अधिकारियों का जंगल राज अगर कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक और बात, जो 2 बड़ी योजनाएं हैं सरकार की जिस पर बड़ी चर्चा हुई है, एक तो है शौचालय की बात। मैं जितने दिन से चल रहा हूँ, पैदल ही चल रहा हूँ, तो गाँव से निकलता हूँ, दोनों ज़्यादातर गाँव में जिसको ODF घोषित कर दिया गया है वो बिल्कुल पेपर की बात है। ज़्यादातर गाँव में खुले में शौच आज भी है, बिना नाक पर गमछा बांधे आप गाँव से नहीं निकल सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी योजना जिसकी बड़ी चर्चा है वो है नल के जल की योजना। नल के जल योजना जो 2015 में 7 निश्चय का हिस्सा था, इस पर हजारों करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। 39 दिन पैदल चलने के बाद मुझे अभी तक 3 वार्ड ऐसे मिले जहां हर घर नल के जल की योजना बनने से लेकर अभी तक सुचारू तरीके से बनी है और चल रही है। ज़्यादातर जगहों पर या तो योजना ठीक से बनी नहीं, बनी तो चली नहीं, और चली तो फिर थोड़े दिन के बाद रुक गई। जो पूरे पदयात्रा का उद्देश्य है कि एक जो उद्देश्य है कि हर पंचायत का वहाँ के समस्याओं और वहाँ के संभावनाओं के आधार पर जो लोगों ने सुझाव दिए उसके आधार पर विकास की एक नई योजना पंचायत वाइज बनाई जाए, उसको बनाया जा रहा है। और प्रयास ये है कि जब पदयात्रा खत्म होगी तो बिहार के 8,500 पंचायत और 2,000 नगर क्षेत्रों का वहाँ के स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं के आधार पर, लोगों के सुझाव के आधार पर 10,500 अलग अलग विकास का एक ब्लूप्रिंट बनाया जाए। बेतिया पश्चिम चंपारण में भी जो हम लोग ये कर रहे हैं, ये पश्चिम चंपारण छोड़ने से पहले इस काम को पूरा हम लोग कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं 3 दिन के बाद आज यहाँ रुका हुआ हूँ। ये रुकने का मकसद यही है, इसको हम लोग संकलन का दिन कहते हैं
कि पीछे के जो इन पंचायतों से जो जानकारी मिली उसको यहाँ संकलित कर लें, जो लोगों के सुझाव हैं उनको उसको समझ लें, देख लें, और उसके आधार पर जिन पंचायतों से हम लोग गुजरे उन पंचायतों का एक विकास का जो ब्लूप्रिंट है, जो समस्याओं और संभावनाओं पर आधारित है, उसको बनाकर यहीं पर उसको फाइनल कर लें। हम लोग 11, 12, 13 3 दिन बेतिया में इसलिए बैठ रहे हैं कि बेतिया में जो कुछ देखा, सीखा, समझा उसका संकलन कर लें। जो लोग पूरे इस पश्चिम चंपारण से इस सोच से जुड़े हैं उनके मत को फिर से जान लें, और पार्टी बनाने को लेकर, राजनीतिक दल बनाने को लेकर उनका जो मत है उसको पेपर पर वोट करके बैलेट के माध्यम से इकट्ठा कर लें, और ये प्रक्रिया हर जिले में दोहराई जाएगी। तभी एक निर्णय लिया जाएगा कि आगे का रास्ता क्या होगा, दल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कैसे बनेगा, कब बनेगा, कौन चलाएगा, क्या किया जाएगा। ये सारी बातें कम से कम आधा बिहार हो जाए, जब ये लगे कि नहीं बिहार के ज़्यादातर लोग जो निर्णय मिलकर करेंगे उसी को किया जाएगा। आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कि कौन विधायक, कौन एमपी, कौन नेता यहाँ गाँव-गाँव घूम रहा है। जो लोग 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार से विधायक हैं, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, अगर बिना कागज़ देखे हुए अपने विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र के सारे पंचायतों का नाम बता दें तो आप जो कहिए वो मैं मान लूँगा। उनको तो ये नहीं पता है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पंचायत कौन कौन से हैं और वहाँ क्या समस्या है। मैं तो हर गांव जा रहा हूँ और जाकर कुछ दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं सीखने का, समझने का प्रयास कर रहा हूँ, लोगों की भावना सुनना चाहता हूँ, उनसे देखना चाहता हूँ कि उनकी क्या परेशानी है। बेकार का ऑफिसर्स के बीच में बैठकर और लाल फीताशाही करना, बड़ी बड़ी बात करना पटना में बैठ के, ज़मीनी सच्चाई ये है कि लोगों की हालत, लोगों की ज़िंदगी बहुत दुरूह स्थिति में लोग जी रहे हैं, बहुत गरीबी में जीत रहे हैं, बहुत कठिनाई में जी रहे हैं। अगर हम और आप ये बात नहीं मानते हैं तो जनता के साथ हम और आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर विपिन बिहारी पांडे हुआ। मेरा निवास स्थान मनसा द्वीप पटखौली व बैरिया प्रखंड में, और मेरा जो हॉस्पिटल है वो गोपालगंज में चलता है, गोपालगंज जादवपुर में। और इस क्षेत्र से हमको काफ़ी लगाव है, जन्म स्थान है तो लगाव तो होगा ही होगा। अच्छा, जन सुराज पार्टी से आज मिले प्रशांत किशोर जी से, किस प्रोसेस को लेकर के आपको मुलाकात हुआ, और जन सुराज पार्टी जो है, टीम जो है, किस प्रकार की यात्रा कर रही है, और यात्रा के दौरान किस प्रकार के लोगों से मुलाकात की? देखिए, जन सुराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, उनका विचार बहुत ही अच्छा मुझे लगा। मुझे क्या, लगभग जो अच्छे लोग हैं उनको तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि वो ज़मीनी मुद्दा को उठाते हैं और प्राथमिक मूलभूत जो व्यवस्था है उसको सुधारा जाए, यहाँ से वो लेकर चलते हैं। वो पदयात्रा अपना शुरू किए हैं, छोटे छोटे गांव कस्बों में जाते हैं, वहाँ के समस्याओं को देखते हैं और उसी समस्या को लेकर उठाते हैं, जिस पर पूर्व में जो है सो नेता लोग केवल तो बातें तो उठाते हैं बड़े बड़े, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। कागज़ में केवल खाना पूर्ति हो जाती है। सभी पार्टियां जो है सो किसान, मजदूर और गरीबों की पार्टी अपने को बताती है, लेकिन उनसे किसान, मजदूर और इनको कोई लाभ ही नहीं होता है। नौतन विधानसभा क्षेत्र में विकास दर किस प्रकार से है, इसके विषय में भी कुछ उल्लेख करें आप। विकास दर के विषय में अगर पूछा जाए तो एक रेट होता है जो कि किसी चीज़ में दिया जाता है कि 10 है, 10 में आप कितना रेट देते हैं। तो रेटिंग देने में अगर हमसे अगर पूछा जाए तो हम अपने यहाँ के विकास क्षेत्र का तो यहीं देंगे 2% से तो ज़्यादा नहीं देंगे, 10 में 2। 10 में 2। तो क्या अगर आप नौतन विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मुद्दा में अगर उतरते हैं तो इस सभी विकासों पे ध्यान देने का काम करेंगे? मेरा तो उद्देश्य ही तो यही है, विकास हो। काफ़ी दिन से लोग सत्ता में आते रहे, जाते रहे, अपना अपना जो है सो झंडा फहराते रहे, लोगों से झूठ साथ वादे करते रहे। अरे जो मूलभूत जो समस्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मेरा तो यही रहेगा कि यहाँ की जो सबसे जटिल समस्या है, बाढ़ का, सड़क का, ये समाधान हो।